नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल पर जहाँ पर हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट में निवेश के और इन्वेस्टमेंट के अलग-अलग सिद्धांतों की, अलग-अलग फिलॉसफीज़ की। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक कई महीनों में एक कंट्रोवर्सी टॉपिक भी है बिकॉज़ आपने देखा होगा और सुना होगा कई बार बहुत सारी जगह पर ये क्लेम किया जाता है कि आप डिविडेंड के सहारे अपनी रेगुलर इनकम को रिप्लेस कर सकते हैं और आप रिटायर हो सकते हैं। फंडामेंटली और एज अ कॉन्सेप्ट इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके लिए आपको एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचें कि आप एफडीज़ में अगर इंटरेस्ट अर्न करके अपनी इनकम को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत बड़े अमाउंट मिनिमम केस में कुछ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ये सेम सिद्धांत एप्लीकेबल होता है डिविडेंड के साथ। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि किसी इस तरह के भ्रम या गलत धारणा में न रहें कि डिविडेंड इनकम एक बहुत छोटे बेस पर, एक बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ आपके लिए सफिशिएंट हो सकती है कि आप अपनी रेगुलर इनकम को या रेगुलर काम को रिप्लेस कर पाएँ। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको याद दिलाऊँगा कि हमने पिछली बार बात की थी होल्डिंग कंपनीज़ के बारे में और आपके सुझाव और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आते हैं अपने वापस मुद्दे पर। बेसिक जो सिद्धांत है ये है कि अगर आप इस तरह से एफडीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में जब पैसा रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या इस तरह का स्टॉक्स के साथ भी संभव है? क्या किसी तरह की प्रेडिक्टेबल इनकम जो कि आप कैपिटल एप्रिसिएशन जो कि स्टॉक्स में होता है, कि मतलब स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं, क्या उसके साथ आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं? एक बात और भी है कि कभी-कभी जब बुल मार्केट होता है, जब कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उस टाइम वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड होते हैं अक्सर। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी अगर वैल्यूएशन मैट्रिसेस आप यूज़ करें, प्राइस टू अर्निंग्स हो या कुछ और हो, आपको काफ़ी महँगे भाव पर स्टॉक्स मिल रहे होते हैं। तो उस केस में क्या आप डिविडेंड को एक पैमाना बना सकते हैं, इवैल्यूएट करने के लिए कि आप किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करेंगे? और एक चीज़ जो हम अक्सर कहेंगे कि अलग-अलग तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, लेकिन इसमें जो आज हम बात कर रहे हैं वो है एक आकर्षक डिविडेंड यील्ड जो फोकस स्टॉक्स है उनके बारे में। और इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि दोनों चीज़ें साथ-साथ होती हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन है तो कैपिटल लॉस का भी चांस रहता है हमेशा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या कोई भी स्टॉक में हमेशा ये संभव है कि आपको अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में वो पॉसिबल है। लेकिन डिविडेंड यील्ड जो है वो एक रिलेटिवली स्टेबल रहता है अगर मैच्योर कंपनीज की आप बात करें। और एक और चीज़ जो हम बहुत अपने दर्शकों को याद दिलाएंगे कि कभी भी जो नई कंपनीज होती हैं जहां पर कि बहुत सारे ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता होती है, ग्रोथ कैपिटल का मतलब कि आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, तो नई कंपनीज में जनरली डिविडेंड उतना नहीं दिया जाता। डिविडेंड हमेशा उन कंपनीज में ज़्यादा दिया जाएगा जहां पर कि बिजनेस मॉडल काफ़ी मैच्योर हो चुका है, जहां पर कि नई ग्रोथ कैपिटल की आवश्यकता फिलहाल उतनी नहीं है। तो जो भी कंपनीज की अर्निंग्स हैं, जो भी कंपनीज का प्रॉफिट है, उनके पास ये विकल्प है कि वो उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में बांट सकते हैं और डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकते हैं। और डिविडेंड यील्ड है क्या चीज़? सिंपल भाषा में डिविडेंड को अगर आप स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर में रखें डिविडेंड और डिनोमिनेटर में रखें स्टॉक का प्राइस, तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाता है। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट इसलिए है कि डिविडेंड भी हर साल चेंज हो सकता है और स्टॉक प्राइस तो लगभग डेली ही बदलता है। तो डिविडेंड यील्ड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें कि डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट, स्टॉक प्राइस का कैसा मूवमेंट है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर जाएगा स्टॉक प्राइस तो डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगा। अगर स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड डिविडेंड बराबर है, डिविडेंड चेंज नहीं हो रहा। वो भी होता है जैसे कि हमने बात की, हर साल आपको कंपनी डिविडेंड जो देगी वो अलग देगी डिपेंडिंग ऑन कि उनके कितने प्रॉफिट्स। कुछ एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने
कुछ एक जो न्यूज़ फ्लो है वो कैप्चर किया है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का है कि कई बार ऐसा होता है कि जो डिविडेंड है उसको एक बहुत आकर्षक पैमाना बना के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो कई सारे वैल्यू इन्वेस्टर भी इस फिलॉसफी को यूज़ कर सकते हैं, कई सारे सामान्य हमारे जैसे लोग भी इस चीज़ को देख सकते हैं। और ये जो न्यूज़ फ्लो है वो इस तरह की चीज़ों पर फोकस्ड है जहाँ पर कि उन स्टॉक्स की बात की जा रही है जहाँ पर कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है। अब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि जिनके बारे में आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब अर्निंग्स में से कितना भाग डिविडेंड में जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स अगर ₹1 है और वो ₹5 का डिविडेंड दे रही है अपने रिजर्व्स में से या अपने और कैश में से, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं हो सकता। क्योंकि अर्निंग्स अगर कम है और डिविडेंड ज़्यादा है तो वो अनस्टेबल चीज़ है, वो प्रिडिक्टेबल होने के चांस बहुत कम है उसके। दूसरी बात यह है कि डिविडेंड सस्टेनेबल है या नहीं है, जिस तो इस चीज़ से लिंक्ड है कि अर्निंग्स का कितना भाग डिविडेंड पे दिया जा रहा है और जो अर्निंग्स है क्या वो सपोर्ट कर सकती हैं उस डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पिछले 5 सालों में या 10 सालों में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या डिविडेंड देकर कंपनी अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो कई बार आपने सुना होगा कि जो इंडिया की आईटी कंपनीज है वो डिविडेंड देती हैं या बायबैक करती हैं, और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब एक्विजिशन जो बाहर कर सकती हैं सेम पैसे से, उस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं किया है। तो ये मत है कि डिविडेंड जो है वो आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कॉम्प्रोमाइज भी करता है, तो उसके बारे में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि जो डिविडेंड है सस्टेनेबल है या नहीं है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखने की। और डिविडेंड ईट वाले स्टॉक्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो कैपिटल लॉस का रिस्क मतलब शेयर प्राइस का गिरना, वो तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है और ये किसी भी स्टॉक के साथ हो सकता है, तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। अर्निंग्स गिर सकते हैं, अर्निंग्स गिर सकते हैं और डिविडेंड जो जितना दिया जा रहा है उतना हो सकता है कि सस्टेन ना हो पाए। कई सारे सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जैसे कि मेटल्स है, वहां पर डिविडेंड किसी एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि मार्केट अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर चीज को कंटिन्यू किया जा सके। बिजनेस मॉडल फंडामेंटली अनवायबल हो सकता है, जैसे कि अगर आप देखें कि एक जमाना था कि यूएस में जो रेल रोड कंपनीज होते थे वो बहुत स्टेबल होते थे और डिविडेंड भी दे सकते थे, लेकिन रेल रोड एज अ बिजनेस फंडामेंटली अनवायबल हो गया। तो इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो डिविडेंड यील्ड है या डिविडेंड जो आ रहा है वो उस कंपनी में तो नहीं आ रहा है जो कि फंडामेंटली अनवायबल हो जाए, ताकि उसको सपोर्ट न किया जा सके। कुछ एक उदाहरण हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, किसी तरह का ये सलाह नहीं है कि आप इन स्टॉक्स खरीदें या इन स्टॉक्स को बेचें, लेकिन एज अ उदाहरण डिविडेंड यील्ड के जो एक फिलॉसफी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ एक उदाहरण यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कोल इंडिया लगभग 6% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। और एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि कोल इंडिया ने अब तक जो फर्स्ट हाफ का रिजल्ट था, उनका जो पिछला रिजल्ट आया था सितंबर क्वार्टर तक के लिए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। और कोल इंडिया के साथ आप एक चीज़ और देखते हैं कि हर महीने वो 1 या 2 तारीख को, डिपेंडिंग ऑन वर्किंग डे क्या है, अपने पिछले महीने का प्रोडक्शन और जो डिस्पैच है वो डिस्क्लोज करते हैं। प्रोडक्शन और डिस्पैच का मतलब कि कितना कोल प्रोड्यूस हो रहा है और कितना कोल वो बेच रहे हैं मार्केट में। और ऑफटेक नंबर्स जो है, ऑफटेक का मतलब प्रोडक्शन एंड जो डिस्पैच है, ऑफटेक भी बोला जाता है, वो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। लगभग 60 से 70% जो उनकी अर्निंग्स हैं वो डिविडेंड की तरह से डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट वो आज कर रहे हैं। लेकिन अनसस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि कोल इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कैपिटल की ना तो आवश्यकता है, और 60 से 70% जो आपका डिविडेंड है एज अ अर्निंग्स, एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स, वो एक स्टेबल और सस्टेनेबल डिविडेंड यील्ड कही जा सकती है। जो
कोल इंडिया के साथ एक और अच्छी चीज़ है कि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो काफ़ी सस्टेनेबल डिविडेंड ये देते हैं, क्योंकि ये डिविडेंड एज अ ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मिलता है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है कि अचानक से डिविडेंड में किसी तरह की रुकावट या व्यवधान नहीं आना चाहिए। एक और स्टॉक जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट ये स्टॉक प्राइस चार्ट है जो कि हमने कुछ एक समय पर देखा, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, स्टॉक लगभग डबल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी डिविडेंड यील्ड आज काफ़ी अच्छी है। दूसरा एक स्टॉक अगेन ये पीएसयू स्टॉक है, लगभग 3% के आसपास डिविडेंड यील्ड, एनएमडीसी, और यहाँ पर भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, और एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स भी रिलेटिवली काफ़ी कम है, मतलब 35 से 40% या 45% तक की जो अर्निंग्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है एज अ डिविडेंड, विच इज़ सस्टेनेबल। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनी अपने ऊपर दबाव नहीं डाल रही है कि जितनी अर्निंग्स नहीं है उससे ज़्यादा डिविडेंड दे रही हो। और इस केस में भी एप्लीकेबल है कि हम देख रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो पीएसयू होने की वजह से काफ़ी स्टेबल है। एनएमटीसी का ये स्टॉक प्राइस चार्ट है जो कि अभी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो कि हम काफ़ी जगह पर ये चीज़ देखते हैं कि स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा किया है, जनरली पीएसयूज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले समय में, बट उसके बावजूद भी डिविडेंड यील्ड आज हम देख रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल है। एक और प्राइवेट कंपनी जो सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री में है, चार मीनार ब्रांड आपने सुना होगा, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इस कंपनी ने जो डिविडेंड यील्ड आज ऑफर कर रही है लगभग 4% के आसपास, 4%, और इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने वाई बेसिस पे अपने फर्स्ट हाफ FY24 के रिजल्ट में एक डिक्लाइन रिपोर्ट किया था अर्निंग्स में, और डिविडेंड में ट्वीक्स पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी अगर आप अर्निंग्स का प्रोफाइल देखें, इसका ट्रेजेक्टरी देखें, तो काफ़ी स्टेबल कंपनी है रिलेटिवली स्पीकिंग, और एट 70% ऑफ अर्निंग्स डिविडेंड यील्ड काफ़ी सस्टेनेबल भी कहा जा सकता है। एक बात याद रखनी होगी कि फिलहाल अनसस्टेनेबल ये नहीं है डिविडेंड, लेकिन अगर अर्निंग्स में और गिरावट आती है तो ऐसा हो सकता है कि वीएसटी इंडस्ट्रीज को डिविडेंड कम करना पड़े या किसी साल में स्किप भी करना। ये वीएसटी इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस चार्ट है जो कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल काफ़ी स्टेबल लग रहा है, लेकिन पिछले लगभग 3-4 सालों में मार्केट की तुलना में इट्स नॉट अ ग्रेट परफॉर्मर, और कई बार आप देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे नहीं करते हैं तो कई बार डिविडेंड यील्ड वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। ये लार्ज कैप में जो टॉप 10 डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक हैं, एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कमोडिटी कंपनीज दिखेंगी, और कमोडिटी कंपनीज का मतलब कि आप अगर सिक्लिकल अर्निंग्स के सेक्टर में हैं तो आपको सावधान रहना होगा कि आप पूरी तरह से ये श्योर नहीं हो सकते कि डिविडेंड सस्टेनेबल रहेंगे, लेकिन फिर भी एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम ही दिखा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम कुछ एक चीज़ है जो कि आप NSE 50 कंपनीज की डिविडेंड यील्ड है, और ये सब आपको एज अ उदाहरण दिखाया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को देख सकें कि डिविडेंड यील्ड कहाँ पर अच्छा है और किस तरह की अर्निंग्स वो सपोर्ट कर पा रहा है। अब ये बात आती है कि मिड कैप कंपनीज भी हैं, जिसमें आप टॉप पर देख रहे हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, लेकिन अगेन ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपनी का ग्रोथ प्रोफाइल, इसकी ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी, उन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा ताकि आप ये एक फैसला कर पाए कि डिविडेंड इस कंपनी का सस्टेनेबल है, ताकि आप उस लेवल पर इन्वेस्ट कर पाए। ये कुछ छोटे कंपनीज, यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत क्लैरिफाई करूँगा कि जो छोटे कंपनीज में वो कई बार क्या होता है कि वन टाइम डिविडेंड होता है, जो कि आपको उस मौके पर ऐसा लगेगा कि डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप पिछले 5 या 10 साल का डिविडेंड देखें, और कंपनी इतनी अगर पुरानी नहीं है तो भी कम से कम 3 या 4 साल का डिविडेंड तो देखें, ताकि आप ये फैसला कर पाए कि ये वन टाइम डिविडेंड तो नहीं है। वन टाइम डिविडेंड होगा तो डिविडेंड यील्ड तो अच्छा दिखेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, वो बार बार आपको नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ आती है कि भाई 6% डिविडेंड यील्ड अगर कोल इंडिया दे रहा है या 4% अगर वीएसटी दे रहा है, तो मार्केट में क्या चीज़ मिसिंग है, मतलब मार्केट क्या नहीं समझ पा रहा है। बिकॉज
आपको एफडी 5%, 6%, 7% रिटर्न मिल रहा है, तो ये 6% रिटर्न अगर आपको इंडिया में मिल रहा है, तो ये क्यों, क्या ऐसा है जो मार्केट नहीं समझ पा रहा है? अब देखिए, इसमें एक चीज़, जो चीज़ हमारे देखने के लिए है, वो है कि कभी-कभी हम लोग मैच्योर बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं, और इन्वेस्टर्स का व्यू कभी-कभी इन कंपनीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कंपनी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि इसके बाद और ग्रोथ शायद संभव ना हो, और स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन उतना ना हो। कई बार लोगों को एक डाउट भी होता है कि कहीं कंपनी ने आर्टिफिशियली तो अपने अर्निंग्स को इन्फ्लेट नहीं कर दिया है ताकि वो डिविडेंड दे पाए, और वो एक डेफिनेटली रेड फ्लैग होगा कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ अगर हम अर्निंग्स को मैच करेंगे, वो किसी और दिन बात करेंगे उस बारे में, लेकिन ये एक डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स जो अच्छे होते हैं, उनमें कई बार आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती। और एक सवाल कई बार लोग के मन में उठता है कि ऑप्टिमल, मतलब कि सही डिविडेंड यील्ड क्या है? तो इसका कोई ठीक आंसर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये आपके खुद के रिक्वायरमेंट और खुद के जो आपकी फिलॉसफी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम एक चीज़ आपको ज़रूर याद दिलाएंगे कि जहाँ पर अगर कई बार आपको ऐसा लगे कि डिविडेंड जिस तरह का है जो कि अट्रैक्टिव है, लेकिन स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको फिर सावधान रहें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और एक डिस्क्लेमर जो हम हमेशा बात करते हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हमारा चैनल है, हम सिर्फ एक अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस के लिए इसको आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ये किसी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी ताकि आप फैसला कर पाएँ कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपको करने हैं और किस तरह की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको अपने लिए उपयोगी हो सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स का और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा।